Hello everyone. So you all are watching ISP Simplified and today is the day 10th में 10वें दिन को देखते हैं हम लोग आज कौन कौन सी शेड्यूल थी। तो बेसिकली आज हम लोगों का जो बेसिक छोटे छोटे एम्पायर्स थे प्री मेडाइवल पीरियड के पाला एम्पायर्स, गुर्जरा प्रतिहार, राक्सकुटाज, चांडेल्स, परमार्स, तोमार्स, चौहान जिसको चाहमनाज भी कहते थे और चालुक्य को देखना था। जनरल साइंस एंड बायो में प्लांट फिजियोलॉजी को देखना है कंप्लीट ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये रहा हमारा 10th डे का शेड्यूल और आज हम लोग इस टेस्ट को शुरू करने वाले हैं। चलिए, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द रूलर परंतका वन। देखो परंतका वन के बारे में पूछ रहा है। परंतका वन चोल वंश के थे परंतका वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है ही टूक अप द टाइटल्स मदुरई कोंडम। मदुरई कोंडम, देखो एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अगर आपको चोला एम्पायर समझना है ना तो आप PS1 PS2 देखिए पोन्नई सेल्वम 1 पोन्नई सेल्वम 2, ये साउथ इंडियन मूवी है और काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ चोलाज। ठीक है, चोला ये देखने एक बार देख लीजिएगा ना, थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये वर्ड्स किस तरीके से यूज हो रहा है, तो उस लैंग्वेज में आपका थोड़ा सा ना लिंग्वल ग्रिप बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है ही टुक अप द टाइटल ऑफ मदुरई कोंडम एंड कुंजरा मल्लन की टाइटल को उन्होंने लिया था। पहला टाइटल उन्होंने मदुरई कोंडम लिया, सेकंड उन्होंने कुंजरा मल्लन लिया। ठीक है, देखो पहला जो स्टेटमेंट है अगर देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि परंतका वन ने एज्यूम किया था टाइटल को मदुरई कोंडम। ठीक है, मदुरई कोंडम क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने मदुरई को कन्क्वेयर किया था, मतलब मदुरई को इन्होंने अपने रीजन में मिलाया था, इंक्लूड किया था। ठीक है, ठीक है, तो मदुरई एक्सपेडिशंस की बात हो गई। तो ये जो मदुरई था ना, वो जो थे परंतका वन, वो पांड्या किंग से जीते थे, पांड्या किंग से। ठीक है, और जब इससे जीते तो उन्होंने एक टाइटल भी लिया था जो कहते हैं पंडिता वत्सलाम। पंडिता वत्सलाम, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पंडिता वत्सलाम। क्लियर है? इसके साथ साथ मतलब क्या हुआ, पंडिता वत्सलाम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फॉन्ड ऑफ लर्न्ड मैन। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कुंजरा मलान की, तो कुंजरा मलान की बात कर लेते हैं। द रेसलर विथ एलिफेंट। कुंजरा मलान मतलब क्या होता है? वैसा रेसलर जो एलिफेंट के साथ रेसल करता है। ठीक है, एलिफेंट के साथ रेसल करता है। ठीक है, तो कुंजरा मलान द रेसलर विथ एलिफेंट। और इसी के साथ साथ सुचारुलू मानी, ठीक है ना, वैसे क्रेस्ट ज्वेल ऑफ द हीरोज, मतलब जो हीरोज के बीच का एक ज्वेल होता है वो। ठीक है, सेकंड कह रहा है ही टूक अ नी इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखो ये भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो परंतका वन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी कंट्री की। साथ साथ में ही वो बहुत सारे रूल्स बनाए थे कि विलेज असेंबलीज किस तरीके से चलेगी, और ये सारी चीज़ें एक इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। साथ में ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेनी सैल्यूटरी रिफॉर्म्स फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर बात करें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा डिटेल बताता है परंतका वन के प्रमोशन फॉर द एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी के बारे में। ठीक है ना, बहुत सारे कैनाल्स को इन्होंने डिग करवाया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन एग्रीकल्चर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 दोनों करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टाइप्स ऑफ विलेजेस, और उसके डिस्क्रिप्शन दे रखी है आखिर कौन किससे मैच करता है। हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन अबव करेक्टली मैच। इनमें से जो पेयर्स हैं कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, चलिए, उर जो होता था, उर की बात कर लेते हैं। द जनरल असेंबली ऑफ द लोकल रेसिडेंट्स ऑफ नॉन ब्राह्मणदेया विलेज। नॉन ब्राह्मणदेया विलेज मतलब क्या हुआ? देखो ब्राह्मण देया विलेज मतलब क्या हुआ ना, वैसे विलेजेस, वैसे लैंड मासेस जो कि ब्राह्मण्स को दिए जाते थे और ये नॉन टैक्सेबल होते थे। नॉन टैक्सेबल मतलब इस पर कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, तो जो ब्राह्मण देया था वो तो ब्राह्मण लैंड हो गया, लेकिन उर की बात कर लेते हैं। जनरल असेंबली में लोकल रेसिडेंस था नॉन ब्राह्मण देया विलेज, और इसको आप वेलन वेगई विलेज भी कह सकते हैं। वेलन वेगई मतलब वैसे लोग जो कि थोड़े जो ब्राह्मण्स नहीं होते थे, जो अदर देन ब्राह्मण्स होते थे और साथ में उनको टैक्स भी देना पड़ता था। वेलन वेगई, देखो यही कीवर्ड्स हैं, चोला एम्पायर्स में आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उर जो था ना वो बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉर्मली पीजेंट्स का कलेक्शन था, मतलब पीजेंट्स यहां काफी रहते थे। ठीक है, पीजेंट्स का सेटलमेंट था। ठीक है,
ठीक है, तो हमारा लोकल रेसिडेंस का सेटलमेंट तो पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं कह रहा है सभा, असेंबली ऑफ ब्राह्मणा लैंडलॉर्ड, मतलब ब्राह्मणिज्म जो लैंडलॉर्ड थे, ब्राह्मणिकल लैंडलॉर्ड्स, उनका असेंबली था सभा। तो देखो दो इंस्क्रिप्शन जो है वो परंतका वन से मिला है, ये आपको मिला है उत्तरामयूर में, ठीक है ना, उत्तरा मेरूर में, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से सभा को फॉर्म किया जाता था, सभा का फॉर्मेशन होता था, इसके बारे में ये बताता है, ठीक है। तो जो मैं नोट्स दूंगा तो उसमें इस इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप या तो लिख लेना खुद से, नहीं तो फिर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, जो सभा था वो असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स था, एडल्ट मेल मेंबर्स भी होते थे इसमें, और अग्रहारस कहते हैं इनको, जो इंजॉय करते थे लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनमी, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है नगरम, नगरम तो आपको जान के ही पता चल रहा है। नगरम की बात करें, एक असेंबली था मर्चेंट्स का, ट्रेडर्स और आर्टिसंस का, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और आर्टिसंस का। तो हमारा तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑल आंसर हमारा जाएगा ऑल आर करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अगर यूपीएससी की बात करें या किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करें ना, तो अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, इन चीज़ों में ज़्यादा वो लीन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, कह रहा है ही वॉज अ ग्रेट चोला किंग। तो अभी यहाँ पूछ रहा है कि जो इनके बारे में बात चल रहा है ना, वो चोला किंग थे, बहुत ही ग्रेट, हु एक्सटेंडेड द इन्फ्लुएंस ऑफ चोला एम्पायर अप टू द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा तक एक्सटेंड किए थे, ठीक है, गंगा तक एक्सटेंड किए थे। गंगा तक एक्सटेंड करने के बाद उन्होंने एक टाइटल लिया था, गंगई कोंडम चोलम, गंगई कोंडम चोलम, गंगा के दोआब वाले रीजन को एक्सटेंड किए थे। तो इन द नॉर्थ एंड अक्रॉस द इंडियन ओशन टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल कॉल गंगई कोंडा। देखो गंगई कोंडा चोलपुरम, जिसको गंगई कोंडम चोलपुरम भी कह सकते हो आप। और साथ साथ में ही इन्होंने एक टाइटल को लिया था, वो थे पराकेशरी एंड युद्धमल्ला, पराकेशरी एंड युद्धमल्ला, ठीक है। ये दो टाइटल आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और साथ में ही वो कौन थे ये पहले जान लो। सबसे पहले तो वो जान लो, राजेंद्र चोला वन थे वो, ठीक है, राजराजा चोला के बेटे राजेंद्र चोला वन, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। राजेंद्र चोला वन की बात करें, ही वॉज अ ग्रेट चोला रूलर ऑफ साउथ इंडिया, जो सक्सीड करते हैं 1014 सी में चोला एम्पायर के तौर पे, ठीक है। इनके रेन में वो एक्सटेंड करते हैं अपने इन्फ्लुएंस को चोला एम्पायर की बैंक ऑफ रिवर गंगा तक नॉर्थ में, और साथ साथ में इंडियन ओशन तक। राजेंद्र की टेरिटरी की बात करें तो एक्सटेंडेड था, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड था, हाइपरबोल भी हो सकता है, लेकिन ये लोग थे पावरफुल, और खासकर राजेंद्र चोला वन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। कहाँ से कहाँ तक, तो कोस्टल बर्मा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी, मतलब बर्मा भी इन्वॉल्व था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी था, ठीक है। साथ साथ में लक्षद्वीप, मालदीव्स, और साथ में ही श्री विजया। इसी के साथ साथ जो राजा चोला वन थे, राजा वन के बेटे, उन्होंने पेगू आइलैंड को भी फ्लीट किया था, और वो डिफीट किए थे महिपाल रूलर को। महिपाल रूलर जो पाल वंश के थे, आपको पता होना चाहिए, जो पाल किंग थे बंगाल एंड बिहार के, उनको। तो किनको हटाए थे, तो महिपाला को, ठीक है, महिपाला को, जो पाल रूलर थे बिहार प्लस बंगाल के, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे ही वो विक्ट्री करते हैं इस रीजन में, तो वो एक नई कैपिटल को सेटल करते हैं, गंगई कोंडा चोलपुरम, और इसी को गंगई कोंडा चोलपुरम भी आप एक साथ कह सकते हो, ठीक है। और आफ्टर द विक्ट्री वो टाइटल को एज्यूम करते हैं, वो टाइटल है पराकेशरी एंड युद्धमल्ला, ठीक है। राजेंद्र चोला वन को माना जाता है ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द चोला अंपायर, जो रूल करते हैं 985 से लेकर 1014 सी तक। देखो याद रहे ना रहे, थोड़ा सा आपको ना ये याद होना चाहिए कि कहां से कहां तक की बात हो रही है, 1045 सी तक, ठीक है, 1014 सी तक, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर को वो इनबिल्ट करते हैं चोला किंगडम के लिए, और बहुत सारे किंगडम को कन्क्वेयर करते हैं साउथ इंडिया में। चोला एम्पायर एक्सपेंड करता है साउथ श्रीलंका तक, याद रखिएगा, साउथ पार्ट ऑफ श्रीलंका तक, और कलिंग उड़ीसा तक, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में भी। साथ में ये बहुत सारा मैग्निफिसेंट बृहदेश्वरा टेम्पल, आपको पता होगा तंजावुर में जो है, मतलब बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल जो तंजावुर में है, ठीक है। तो ये इसको भी स्टेब्लिश करते हैं। अब देखिए,
राजराजा चोला वन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं थे, ठीक है ना, जैसे राजेंद्र चोला वन थे वैसे ये बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी मदुरई, कोंगुनाडु, तिरुनेलवेली, नेल्लोर, गुंटूर, विजयवाड़ा, राजमंड्री और कलिंगा जैसे को कलिंग जैसे पार्ट को इनके पापा के द्वारा, इनके फादर के द्वारा इनको दिया जाता है, लेकिन बाद में ही कि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प्ड कन्नौज बिकम द इंपॉर्टेंट सेंटर इन द पॉलिटिक्स ऑफ अर्ली मेडाइवल नॉर्थ इंडिया। तो कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था और उसका वजह क्या था, यह पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो कन्नौज को ना पहले कहा था कन्याकुब्जा। क्या कहा था? कन्याकुब्जा, ठीक है, और महोदया। यह आपको सिचुएटेड है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश है, वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक एरेना, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिचुएशन कैरी करता था ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, पहला कह रहा है कन्नौज वाज सिक्योर एज इट वाज सराउंडेड बाय हिल्स फ्रॉम ऑल साइड। नो, ये तो कंप्लीट प्लेन्स में है ना, यूपी कंप्लीट प्लेन्स में है, तो आप कैसे हिल साइड से सराउंडेड कह सकते हो? तो ये तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो गया। देखो फर्टाइल प्लेन्स जो होते थे, दोआब, गंगा यमुना दोआब के बीच में फॉल करता है कन्नौज, और बहुत ही एलिवेटेड एरिया था जो कि इजिली फोर्टिफाई किया जा सकता था। सो इवन दो इट वॉज सिचुएटेड इन प्लेन्स ड्यू टू फेवरेबल लोकेशन, इट कुड बी इजिली फोर्टिफाइड एंड इट वॉज सिक्योर। तो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग हो गया। तो कह रहा है करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए, तो पहला ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर देता हूं। चलो, ये दोनों का तो कोई चांस ही नहीं है। सेकंड देख लेते हैं, कन्नौज वॉज सराउंडेड बाय लार्ज एग्रेरियन एक्सपेंस टू मेक प्लेंटी ऑफ लैंड ग्रांट्स। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो कन्नौज जो है बहुत ही लार्ज एग्रेरियन एक्सपेंस से फैला था वेस्टर्न गंगास प्लेन में। जो लैंड ग्रांट्स था वो प्लेंटी दिया जाता था इस एरिया से, और आपको पता होगा जहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। नेचुरली जो एरिया था वो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे ब्राह्मण्स को कि आप आओ यहाँ पे सेटल कर जाओ। सब्सिक्वेंट सेंचुरीज ऑफ ब्राह्मणास ऑफ कन्नौज जो थे वो आते हैं, वाइडली सेटल होते हैं यहाँ पे, और साथ साथ में रॉयल कोर्ट में भी एंट्री करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा दूसरा। थर्ड कह रहा है कन्नौज वॉज वेल कनेक्टेड बाई रूट्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो कन्नौज जो था वो वेल कनेक्टेड था रूट से, ईस्ट से भी और टुवर्ड्स साउथ से भी। तो देखो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कन्नौज जो था ना वो बहुत ही इजीली कनेक्टेड था रूट से, क्योंकि ईस्ट इंटू गंगा प्लेन से और साथ में ही साउथ वाले रूट से भी काफ़ी एक्सप्रेसली कनेक्टेड था। ठीक है, तो दूसरा तीसरा दोनों करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए, कह रहा है पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। किन की बात हो रही है? पाल, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटाज वेयर इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्ट्रगल। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था, एक ट्राइंगल बन रहा था ना, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब आपस में तीन किंगडम जो लड़ रही थी, उसका मेन कारण पूछ रहा है स्ट्रगल का। देखो जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था ना, जिसको हम लोग कहते हैं कन्नौज ट्राइंगल वॉर, ठीक है ना, कन्नौज ट्राइंगल वॉर भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, जो कन्नौज ट्राइंगुलर वॉर्स था वो 8th and 9th सेंचुरी के बीच में हुआ था बिटवीन द थ्री ग्रेट इंडियन डायनेस्टीज, द पालास, द प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटाज। ये याद रखना है आपको, पालास, प्रतिहारास वर्सेस राष्ट्रकूटाज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आरपी स्क्वायर याद रख लीजिए, जो भी याद रखना रख लीजिए। ठीक है, वैसे ध्यान रहता है, नॉर्मली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रगल था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था ना, वो सिंपल एक ही चीज़ के लिए था कि कैसे भी कंट्रोल करना है कन्नौज एरिया को नदर्न इंडिया में। ठीक है, जो पाला रूलर थे इंडिया के ईस्टर्न रीजन वाले, बंगाल रीजन वाले, प्रतिहार आपको पता होगा इंडिया के वेस्टर्न रीजन, अवंती जलौर वाले रीजन के थे। ठीक है, और डेक्कन इंडिया की बात कर लेते हैं, जो कि राष्ट्रकूटाज के द्वारा डोमिनेट किया था, वो तीनों आपस में लड़े थे। यह जो वॉर है वो लास्ट करता है 2 सेंचुरी लगता है, 8th and 9th सेंचुरी, और फाइनली इसको राजपूत प्रतिहार एम्पायर नागभट्टा II, और फाइनली वन बाय राजपूत प्रतिहार एम्पायर नागभट्टा II के द्वारा। ठीक है ना, और ये सिटी को स्टेब्लिश करते हैं द कैपिटल ऑफ प्रतिहार स्टेट, जो कि बाद में लगभग 3 सेंचुरी तक लीड चलती है। तो याद रखिएगा, प्रतिहार वंश इसको डोमिनेट करती है, फाइनली इसको जीतती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वो जो एम्पायर जीतते हैं वो है नागभट्टा II, नागभट्टा II। क्लियर है? चलिए, तो कह रहा है टू गेन कंट्रोल ओवर रायचूर दोआब, बिल्कुल नहीं। टू एक्साइज अथॉरिटी ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड मैरिटाइम ट्रेड, बिल्कुल भी नहीं, मैरिटाइम ट्रेड से कोई लेना देना नहीं था।
टू गेन कंट्रोल ओवर द कन्नौज एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। डी कह रहा है फॉर कंट्रोलिंग द सिल्क रूट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वीवीआई कर लेना, ठीक है। एक बार ना एनसीईआरटी में इस पे मैप दे रखा है, ठीक है, उसको जरूर एक बार रिव्यू कर लेना, है ना। चलिए, और यार बहुत सारे बोल ना पीडीएफ मांगते हैं, देखो मेरी मानो ना, आप पीडीएफ मत देखो एनसीईआरटी की, अब कम से कम ओल्ड एनसीईआरटी 11th 12th की तो ले लो जाके, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, पॉलिटी की। मैं एक लेक्चर लेता हूँ इस पर कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको रिक्वायर्ड होगी, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ राष्ट्रकूटाज एम्पायर। राष्ट्रकूटाज का डिक्लाइन को जानना है हमें, कौन कौन सा फैक्टर था, ठीक है। चलिए, कह रहा है कंटिन्यूस स्ट्रगल विद द कंटेम्परेरी किंगडम, बिल्कुल। राष्ट्रकूटाज जो हमेशा लड़ते ही रह गए, हमेशा टाइम टू टाइम उनको अपने डोमिनेंसी के लिए लड़ते रहना पड़ा, ठीक है। राष्ट्रकूटाज जो थे वो कंटिन्यूसली इंगेज रहते थे स्ट्रगल में, किनके साथ रहते थे, तो प्रतिहाराज के साथ, प्रतिहाराज के साथ, ठीक है, चालुक्याज के साथ, पल्लवाज के साथ, पालाज के साथ, ठीक है। क्योंकि देखा जाए ना तो राष्ट्रकूटाज जब थे ना, तो ये सारे प्रतिहाराज, चालुक्याज, पल्लवाज, पालाज रिलेटिवली बैलेंस थे, मतलब रिलेटिवली सेम थे। तो देखो जब भी क्या होता है ना, जब भी आपस में सेम तरह की किंगडम रहेगी तो आपस में लड़ेगी। जब भी एक बिगर किंगडम होगा जो डोमिनेट करेगा ना, तो सारे चुप रहेंगे। तो ऐसा था नहीं, ठीक है ना, लगभग सारे सेम स्ट्रेंथ के थे, सेम कन्फाइनमेंट के थे, तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड कह रहा है राइज ऑफ फ्यूडिटरीज, राइज ऑफ फ्यूडिटरीज, देखो ये भी करेक्ट है। राष्ट्रकूटाज एम्पायर ना छोटे छोटे बड़े बड़े, मतलब कह सकते हो कुछ कभी छोटे फ्यूडिटरीज कभी बड़े फ्यूडिटरीज के कॉम्बिनेशन से बनती थी, ठीक है ना। और जो सामंताज थे वो बहुत एडवांटेज लेते थे बैड सिचुएशंस की, किंगडम अगर खराब हो रहा है, जब टूट रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको बेनिफिट लेते थे उससे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो था वो आखिरकार एंड हो जाता है, और लास्ट रूलर उसके होते हैं कक्का टू, और इनको करका भी कहते थे, करका। और ये किनके द्वारा मार दिए जाते हैं, ये तैलपा टू जो थे उनके द्वारा मार दिए जाते हैं, और ये थे एक सामंत फ्यूडिटरी थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है, इन्वेजन ऑफ राष्ट्रकूटाज एम्पायर बाय दंती दुर्ग। देखो दंती दुर्ग जो था ना, वो बेसिकली दंती वर्मन और दंती दुर्ग 2 कह लीजिए, वो फाउंडर थे आपको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, वो खुद ही फाउंडर थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। तो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, नहीं ना, तो ऑप्शन तीसरा हमारा रॉन्ग हो गया, तो तीसरा रॉन्ग हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए, 1 और 2 करेक्ट आंसर सी हो गया हमारा, ठीक है। चलिए कह रहा है विथ रेफरेंस टू द फॉरेन मिलिट्री एक्सपेडिशंस ऑफ द इंपेरियल चोलास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंपेरियल चोला की बात कर रहा है, इंपेरियल चोला, ठीक है। चोलाज सिर्फ चोलाज नहीं थे, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है इंपेरियल चोलाज थे, ठीक है। देखो जो पार्ट था ना लेटर चोला का, जिसको आप इंपेरियल चोलाज कहते हैं, वो विजयालया से स्टार्ट हुआ था। जो विजयालया रूलर थे उनसे स्टार्ट हुआ था 850 से लेके 871 सी के आसपास। वो बनाते हैं सिटी तंजावुर, जो कि डोमिनेटली सेटल करता है चोला एम्पायर को, चोला किंगडम को 850 एडी में। यह ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है राजराजा 1 ब्रॉड पार्ट्स ऑफ श्रीलंका अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ चोला, मैंने ऑलरेडी बताया है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मिलिट्री विक्ट्री था राजा राजा 1 का श्रीलंका में, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न जो पोर्शंस था वो डायरेक्ट कंट्रोल में ले आए थे चोला अथॉरिटी के, और उसको कहे थे मुमुडी चोला मंडलम। देखो क्या कहे थे, मुमुडी चोला मंडलम, याद रखना मुमुडी चोला मंडलम, ठीक है। देखो चोल मंडलम, कोई भी एरिया, कोई भी पार्ट जो एक्सपेडिट कर दिया गया, जिसको एक्वायर कर लिया गया ना, उसको बाद में लोग चोल मंडलम कहते थे। कहीं मान लो कि मुमुडी चोला मंडलम हो गया, जैसे मान लो मदुरई लिए तो मदुरई चोल मंडलम हो गया, ठीक है। जिस तरीके से पाल वंश की तरह ले लिए तो गंगई कोंडा चोलम हो गया, ठीक है। इस तरीके से रीजन्स को वो डिफाइन करते थे, जहां जहां वो जाते थे, जहां जहां वो डोमिनेट करते थे, ठीक है। तो चलो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, अच्छा एक चीज और याद कर लो, जो चोला ऑफिसर्स थे, जो ऑफिशियल अपॉइंट किए गए थे श्रीलंका में, वो राजेश्वरा टेम्पल को बनाते हैं। महाटिटा एक जगह है श्रीलंका में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एक छोटा सा स्टेटमेंट होगा लेकिन ये आपको पॉइंट कर सकता है। सेकंड कह रहा है द चोलाज अंडर राजेंद्र वन अनेक्स द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, राजेंद्र वन की बात हो रही है, ठीक है। राजा वन की बात नहीं हो रही है, राजेंद्र वन उनके बेटे की बात हो रही है, जो कि काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, काफी ज्यादा चोल अंपायर को बहुत ही ज्यादा स्टाउंस तरीके से
प्रेजेंट किए थे मैप पे। और ये जो थे ये काफ़ी ज़्यादा आपको पता होगा जो हमारा साउथ एशिया वाला पोर्शन है उसमें भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डोमिनेट किया था, तो ये भी करेक्ट है। राजेंद्र चोलन लॉन्च किए थे सक्सेसफुल नेवल ऑपरेशन अगेंस्ट सुमात्रन किंगडम, सुमात्रा किंगडम के लिए भी, ठीक है, सुमात्रन किंगडम के लिए। और ये किंगडम था श्री विजय और केडाका, जिनको हम लोग केडारम इन तमिल कहते हैं। और ये मलाया पेनिनसुला मतलब मलेशिया वाले रीजन में भी काफ़ी ये लोग कन्क्वेयर किए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, तो दूसरा हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है दे कुड नेवर कन्क्वेयर मालदीव्स, तो देखो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि राजराजा वन ने ही एक नेवल एक्सपेडिशन किया था जो इमर्ज हुए थे विक्टोरियस एट द वेस्ट कोस्ट, एंड वेस्ट कोस्ट में वो मालदीव को कन्क्वेयर करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तीसरा रॉन्ग हो गया, हाउ मेनी ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट बोल रहा है, तो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राष्ट्रकूटा किंग, राष्ट्रकूटा जो किंग थे अमोघ वर्षवन, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए अमोघ वर्षवन जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस राष्ट्रकूटाज रूलर थे, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राष्ट्रकूटाज रूलर। वो बिल्ड करते हैं नई सिटी जिसको हम लोग कहते हैं मयंखेता। कौन सी सिटी को बिल्ड करते हैं? मन्या खेता, ठीक है, इसको कहते हैं मॉडर्न डे क्या है, मालखंड वाला रीजन, मालखेद कहते हैं इसको, ठीक है। तो ही बिल्ट अ न्यू सिटी ऑफ द राष्ट्रकूटाज किंगडम मयंखेता, ठीक है, तो ध्यान रखना ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्लियर है। चलिए, अब पूछ रहा है इनकरेक्ट, ये भी ध्यान रखना आपको दिमाग में। सेकंड कह रहा है अगर बात करें तो वो पैट्रॉन थे लिटरेचर के, और बहुत ही ज़्यादा जो एकम्प्लिस्ड स्कॉलर्स होते थे कनाडा में, संस्कृत में, वो खुद ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एकम्प्लिस करके रखे थे। अमोघ वर्षवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड कह रहा है कविराज मार्गा द अर्लीस्ट कन्नड़ा वर्क ऑन पोएटिक्स वॉज रिटन बाय हिम। तो देखो ये बहुत ही स्टैब्लिश राइटर थे, पोएट थे, खुद पे खुद। किस लैंग्वेज में? एक तो जान लो संस्कृत में और दूसरा कन्नड़ा में। वो लिखते हैं कवि राजा मार्ग, जो कि अर्लियर कन्नड़ा वर्क है उनके पोएटिक एक्सप्रेशंस का, और साथ साथ में ही लिखते हैं प्रसन्नोत्तरा रत्नमालिका संस्कृत में। प्रसन्नोत्तरा, देखो प्रसन्नोत्तरा रत्न मालिका, ये वो खुद लिखते हैं संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है, संस्कृत में। और ये जो है कवि राजा मार्गा, ये लिखते हैं कन्नड़ा में, ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहा है बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस टेम्परामेंट एंड पीस लविंग नेचर ही इज समटाइम्स कॉल्ड द अशोका ऑफ द साउथ। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उनका जो रिलीजियस टेम्परामेंट था, उनका जो इंटरेस्ट था आर्ट एंड लिटरेचर में, क्यों कहा था? इनका जो इंटरेस्ट था आर्ट में प्लस लिटरेचर में, ठीक है, और आर्ट लिटरेचर के साथ में उनका ना बाद में पीस लविंग नेचर काफी था, पीस लविंग नेचर। तो इनको कंपेयर किया था अशोका से, अशोका ऑफ द साउथ। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, आप कहीं उठा लो, कहीं नहीं मिलने वाली हैं चीजें, ठीक है। अशोका ऑफ द साउथ, ठीक है। और इनको कभी कभी ना गुप्त किंग विक्रमादित्य से भी कंपेयर किया जाता था, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को पैट्रोनेज देते थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नन हो जाएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं। He was an Arab merchant who visited India during 9th century AD. He calls the Pala kingdom as Ruhma. पाल किंगडम को, पाल वंश को कहते हैं रोमा, और कहते हैं कि पाला रूलर जो थे वो हमेशा वॉर में रहते थे विथ हिज नेबर्स और प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास। मतलब क्या था? पाला, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास, ये आपस में हमेशा वॉर में रहते थे, ठीक है। तो कह रहा है द अबव पैसेज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स, ठीक है। तो ये कौन थे? तो ये थे आपको सुलेमान थे। पालाज पावर इज अटेस्टेड बाय एन अरब मर्चेंट सुलेमान, जो विजिट करते हैं इंडिया में मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, और लिखते हैं उनके बारे में। वो कहते हैं कि पाला किंगडम जो था रुहमा, पाला किंगडम को रेफर करते हैं एज रुहमा, याद रखिएगा रुहमा, ठीक है। और वो कहते हैं कि पाला रूलर्स थे वो हमेशा वॉर में रहते थे अपने आसपास के पड़ोस से, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटास से, लेकिन उनकी जो ट्रुप्स थी वो ज़्यादा न्यूमरस थी और उनकी एडवर्सिटीज ज़्यादा थी, जिससे वो अपने आप को बचा के रखते थे, ठीक है। साथ में ही वो ये भी बताते हैं कि जो ये कस्टमरी था फॉर द पाला किंग्स टू बी अकम्पनीड बाय एटलीस्ट 50,000 एलिफेंट्स और 10,000 से 15,000 मैन उनके आर्मी में होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए, सुलेमान ये भी मेंशन करते हैं कि अमोघ वर्ष जो थे वो 4th ऑफ द ग्रेट मोनार्क थे वर्ल्ड के, और जो 3 थे वो खलीफ हो गए, खलीफा ऑफ बगदाद,
इंपेरर ऑफ चाइना और इंपेरर ऑफ रोम ऑफ कंटेस्टिन पोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पृथ्वीराज चौहान ऑफ चाहमना डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी। ठीक है, ये जानना है। देखो, चाहमनाज ऑफ सकमबारी, आपको पता होगा सकमबारी, सकम भारी। देखो मैंने 2 दिन दिया आपको, तो आपको इसको रिवाइज करके आते तो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग चौहान भी कहते हैं, चौहान, चाहमनाज को चौहान भी कहते हैं। अभी जो प्रेजेंट डे राजस्थान वाला एरिया है और उसके नेबरिंग एरियाज में 7 से लेके 11 सेंचुरी सी में थे ये लोग। ठीक है, देखो फर्स्ट कह रहा है चंद्रबरदाई एंड जयंतका वेयर द कोर्ट पोएट्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। देखो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 ग्रेट पोएम्स थे, पृथ्वीराज राशो और पृथ्वीराज विजया। याद रखना, पृथ्वीराज राशो, RASO हो जाएगा। ठीक है, प्लस पृथ्वीराज विजया, ये दोनों लिखा गया था कोर्ट पोएट पृथ्वीराज चौहान के ही समय में, टेन्योर में, चंद्रबरदाई एंड जनका के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पोइट्स थे उनके रीन में। सेकंड कह रहा है अजमेर सिटी वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अजय राजा 2 जो इंडियन किंग थे, बिलोंग करते थे चाहमना डायनेस्टी से, वो रूल करते हैं आपको सपा दलक्सा कंट्री को, जो कि इंक्लूड करता है इस पार्ट जो प्रेजेंट डे राजस्थान है उसको, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और वो एस्टेब्लिश करते हैं अजमेर सिटी को। ठीक है, तो अजमेर सिटी उनके ही नाम पे एट्रीब्यूटेड, आप देख लेना। देखो अजमेर AJ, तो अजय राजा 2 चाहमनाज के वंश के ही थे, लेकिन अजय राजा 2 थे। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। करेक्ट पूछ रहा है, सिर्फ वन करेक्ट है, तो आंसर हमारा A हो जाएगा। क्लियर है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चोला एम्पायर। ठीक है, चोल एम्पायर के बारे में अगर आपको कुछ स्टेटमेंट जानना है तो कहता है प्रशस्तीज ऑफ द चोलाज वेयर बेस्ड ऑन द इतिहासाज पुरानाज ट्रेडिशन। जो प्रशस्तीज होते थे चोला के, वो बेस्ड होते थे इतिहास पुरान ट्रेडिशन पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो चार्टर्स होता था चोलाज का, वो कंसिस्ट करता था प्रशस्तीज एंड जेनियोलॉजिस इन संस्कृत, और ये डिटेल होता था रिगार्डिंग द ग्रांट इन तमिल। ठीक है ना, हिरण्यगर्भ की बात कर लें, हिरण्यगर्भ एंड तुलभारा सेरेमनीज को कंडक्ट किया जाता था चोलास किंग के द्वारा। ठीक है, ये जो सेरेमनीज होते थे वो आपको क्षत्रिय पोजीशन को क्लेम किया जाता था, मतलब इसी सेरेमनीज के थ्रू क्षत्रिय पोजीशन को क्लेम किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है तिरुवलंगाद कॉपर प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तिरुवलंगाद कॉपर प्लेट जो था वो हैव मेंशन्ड द मिथिकल ट्रेडिशन ऑफ चोलाज पीरियड। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो चोला जो ट्रेस किया गया उनके ओरिजिन को, वो आपको सूर्य वंशा से किया गया है। जो मिथिकल ट्रेडिशन था वो मेंशन आपको इंस्क्रिप्शंस में, स्पेशली अगर हम लोग बात करें प्रशस्तीज जो कंटेन करता है जेनोलॉजीज को। तिरुवलंगाद कॉपर प्लेट्स, ठीक है ना, लार्जर लेडन प्लेट था, एनबिल प्लेट भी कह सकते हो, कन्याकुमारी इंस्क्रिप्शन और वीरा राजेंद्र ETC, ये सारे चीज़ों में आपको उनके मिथिकल कैरेक्टर को, ये उनके मिथिकल ट्रेडिशन में की मेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा दोनों करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो आंसर विल बी C। चलिए कह रहा है विच आर द फॉलोइंग रोल्स डिड टेम्पल्स प्ले ड्यूरिंग द चोला पीरियड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेम्पल सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस स्टांस नहीं था, टेम्पल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव भी था, टेम्पल यहाँ पे रेवेन्यू भी था, और बहुत कुछ था, उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है इट फॉर्स्ड इंस्टीट्यूशनल लिंक फॉर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। देखो टेम्पल जो था ना, उसको हम लोग एक तरीके से सुपर ऑर्डिनेट के फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट करते थे ड्यूरिंग द चोला पीरियड। ठीक है ना, एक पॉलिटिकल अपरटस मान सकते हैं 9th सेंचुरी में। चोला के रूल में इसका जो रोल था वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हुआ और डाइवर्सिफाई हुआ। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो चोलास के समय में इंस्टीट्यूशनल लिंक और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को फोर्ज किया गया अंडर द टेम्पल। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंपेरियल टेम्पल्स के बारे में, जैसे कि तंजावुर और गंगईकोंडा चोलपुरम में जो टेम्पल्स मिले हैं वो इस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं। क्लियर है, पहला करेक्ट है। और साथ में ही जो टेम्पल्स होते थे उसके इकोनॉमिक आउटरीच, मैंने आपको ऑलरेडी बताया एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक आउटरीच जो था बहुत फिनोमिनल था। ठीक है, तो इकोनॉमिक आउटरीच जो था वो बहुत ही ज़्यादा वाइडन था। वाइडन किस स्तर में, क्योंकि जो ह्यूज टेम्पल एंडोमेंट्स थे, लैंड और मनी ग्रांट्स बहुत ज़्यादा मिलते थे, गोल्ड डिपॉजिट्स बहुत ही इमेंस था, मर्चेंट इंटरेक्शंस गिफ्ट्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा होता था, लग्जरी ट्रेड्स
और लार्जर मर्चेंट्स का कोऑपरेशंस बहुत ज़्यादा रहता था इन केस ऑफ इकोनॉमिकल आउटरीच फॉर द टेम्पल्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ द चोला पीरियड। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस एथनिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप थ्रू रिचुअल रैंकिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। द सोशल फंक्शन ऑफ द टेम्पल जो था वो इंटीग्रेट करता था वेरियस एथनिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स को, ठीक है ना। बहुत सारे रिचुअल रैंकिंग्स होते थे जो कि टेम्पल्स में ही होते थे, टेम्पल्स के द्वारा होते थे, तो ये उनको लिंक करता था, ठीक है ना। अगर हम लोग कहें तो ब्राह्मण वर्ण का जो ऑर्डर था वो आपस में काफी लिंक्ड होता था। यहाँ पे ब्राह्मण वर्ण का याद रखिएगा। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो आपको सभा के हैंड में था, और एंड नगरम भी इनके ही हाथ में था, ठीक है। इसी के साथ साथ जो रिसोर्सेस होते थे उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। टेम्पल्स जो था वो डायरेक्ट रोल प्ले करता था ब्राह्मण दया में भी। ब्राह्मण दया वैसल लैंड जो नॉन टैक्सेबल लैंड होते थे जो ब्राह्मण को गिफ्ट किया जाता था, ठीक है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है इन द गिवन करेक्ट कोड, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 कह रहा है विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ चोला एम्पायर। टैक्सेशन सिस्टम ऑफ चोला पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो चोला जो थे ना वो इवॉल्व करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर से कि कंट्रोल करेंगे, अडॉप्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ मंडलम को, कंसेप्ट ऑफ मंडलम को, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें तो देखो सबसे पहले तो ये समझो, ये जो क्वेश्चन है ना बेसिक, यहां से ना आपको टैक्सेशन सिस्टम मतलब टैक्स सिस्टम ऑफ चोल एम्पायर क्लियर हो जाएगा, टैक्सेशन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ना इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे टैक्सेशन पे वो आप आराम से कर पाओगे चोल के टाइम में, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं जो एग्जिस्टेंस था रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम का, जो कि एक सेगमेंटरी स्टेट कंसेप्ट था, ठीक है ना। वो सेगमेंटरी स्टेट कंसेप्ट को डिनाई करता था, स्टेट कंसेप्ट था नहीं, उसको डिनाई करता था, ठीक है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। जो एग्जिस्टेंस था रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम का वो एविडेंट है अंडर द चोला एम्पायर, ठीक है। और साथ साथ में ये भी बताता है कि जो स्टैटिकल एनालिसिस होता था टैक्स टर्म का चोला इंस्क्रिप्शन में, चोला एम्पायर में, वो चोला इंस्क्रिप्शन में भी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो मेजर लैंड टैक्स था उसको हम लोग कहते थे कदमई, जो मेजर लैंड टैक्स था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये यूनिफॉर्म था, ठीक है, यूनिफॉर्म लैंड टैक्सेस था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, टैक्सेस वेयर लेविड ओनली एट द सेंट्रल लेवल ड्यूरिंग चोल पीरियड। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देयर वाज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द लोकेलिटीज टू द गवर्नमेंट एट द वालेनाडु, नाडु और उर लेवल, ठीक है। वालेनाडु, नाडु और उर लेवल, ग्रामीण लेवल पे, ठीक है। ये तीनों लेवल जो था इस तीनों में टैक्सेशन कलेक्शन होता था और सेंट होता था। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही लेवी किया जाता था, ठीक है। टैक्सेस दोनों सेंट्रल और लोकल लेवल पे आइडेंटिफाई किए जाते थे, कलेक्ट किए जाते थे और फिर बाद में उसको ट्रांसफर्स किए जाते थे। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। पूछ रहा है करेक्ट, तो एक तो चला गया हमारा। तीसरा कह रहा है इंक्रीज इन नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेस ओवर टाइम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड। देखो धीरे धीरे ना जो नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेस थे उसको रिकॉग्नाइज किया गया। लोकल ऑफिसर्स इन्वॉल्वमेंट हुआ टैक्स कलेक्शन में, वो भी बढ़ाया गया। लोकल फॉर्म्स ऑफ कलेक्शंस और री इन्वेस्टमेंट रीजनल इकोनॉमी में अवॉइड किया गया, जो कि अवॉइड किया प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल कलेक्शन ऑफ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा हो जाएगा ओनली 2, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द चोल पीरियड। चोल पीरियड के वक्त में ये स्टेटमेंट को जानना है। कह रहा है राजराजा वन इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सर्वेज एंड द वालेनाडु सिस्टम। देखो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो चोलास थे वो इवॉल्व किए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंट्रोल, किस तरीके से किए, अडॉप्ट किए कंसेप्ट ऑफ मंडलम, मंडलम का कंसेप्ट लेके आए। मंडलम में क्या होता था, कुछ जोन्स को डेजिग्नेट किया जाता था डिफरेंट नेम से। जो हर मंडल होता था, मंडलम होता था, उसको नेम दिया जाता था किंग के नेम पे, ठीक है। और ये एक इनोवेशन था जो पहली बार लाया गया था राजराजा वन के द्वारा। आपको पता होगा राजेंद्र वन के पिताजी जो थे राजराजा वन, राजेंद्र वन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी डोमिनेटिंग और इन्फ्लुएंसर रूलर थे, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये लाया गया था आपको राजराजा वन के टाइम में, जो कि एक रेवेन्यू सर्वे को भी इनिशिएट किए थे और वालेनाडु सिस्टम को भी इनिशिएट किए थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा, 1 एकदम करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफिसर्स इन ब्यूरोक्रेसी एट बोथ सेंट्रल एंड लोकल लेवल्स हैज बीन आइडेंटिफाइड इन चोला पीरियड। तो देखो बिल्कुल करेक्ट है। स्टैटिकल डाटा फ्रॉम इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि देखो जो इंस्क्रिप्शंस पे स्टैटिकल डाटा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, वो ये बताता है कि हाँ जो ऑफिसर्स थे ब्यूरोक्रेसी में वो दोनों लेवल पे थे,
सेंट्रल पे, लोकल लेवल पे, चोल एम्पायर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल का भी कंसेप्ट था, लोकल का भी कंसेप्ट था, और यहाँ पे ये पता कहाँ चलता है, स्टैटिकल जो इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पे कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स मिली हैं उस पर, ठीक है। जो अधिकारिक टर्म है वो प्रीफिक्स था इंपॉर्टेंट पर्सोनेज के नाम पे, जैसे मनुवेद हो गया, मनुवेद वेलान हो गया। ये टाइटल इंडिकेट करता है कि ब्यूरोक्रेसी जो था वो प्रेजेंस में था, स्पेशली इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। चलिए, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चहामनाज चौहान्स रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। चहामनाज जो थे लेटर, जिनको हम लोग चौहान जानते हैं, वो रूल करते हैं रीजन ऑफ दिल्ली और अजमेर के आसपास। वो अटेम्प्ट करते हैं अपने टेरिटरी और कंट्रोल को एक्सटेंड करना वेस्ट टू ईस्ट, जहां पे वो अपोज किए जाते हैं चालुक्याज ऑफ गुजरात, चालुक्य सोलंकी गुजरात, एंड गांडवलाज ऑफ वेस्टर्न यूपी, ठीक है। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमिनेशन होता है दिल्ली प्लस अजमेर में, ठीक है। अजमेर किसके द्वारा बसाया गया था आपको पता ही होगा, अजय, आप बताइएगा कौन से 1 या 2, ठीक है ना, अजय राजा 1 और 2। चलिए, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा था चहामनाज रूलर पृथ्वीराज III डिफीटेड द अफगान रूलर महमूद गोरी। देखो 1191 1192 पता होगा आपको, महमूद गोरी के साथ जो वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर सेकंड वॉर, फर्स्ट में वो डिफीट कर देते हैं, सेकंड में वो खुद हार जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफीट करते हैं गोरी को, बिल्कुल। जो पृथ्वीराज III थे वो 1168 से 1192 तक इनका रेन था, जो डिफीट करते हैं अफगान रूलर को, जिनका नाम था सुल्तान महमूद गोरी 1191 में, लेकिन बाद में वो हार जाते हैं 1192 में, ठीक है। पृथ्वीराज III, जिनको हम लोग पृथ्वीराज चौहान से भी जानते हैं, या फिर इनको राय पिथोरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एक फोक लीजेंड्स थे और बहुत ही प्रोमिनेंट और रेप्यूटेड एम्पायर थे अपने डायनेस्टी के, करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा था चहामनाज किंग विग्रहराज कन्क्वेयर्ड द चित्तौर फ्रॉम द तोमार मोनार्क। तो देखो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो चौहान किंग थे विग्रहराज, वो कन्क्वेयर करते हैं चित्तौर पे और दिल्ली पे भी। दिल्ली कहाँ किन से जीतते हैं, तोमार मोनार्क से जीतते हैं 1151 सी में, और वो ट्राई करते हैं कि एनेक्स करेंगे एरिया बिटवीन दिल्ली और हंसी, जिसको जो कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड जोन हुआ करता था तोमार्स और गजवदीस के बीच में। गजवदीस मतलब गजवदी वंश, ठीक है ना, गजनी वंश के किंगडम को में, ठीक है। तो चौहान थे, वो फेस करते हैं गजनवी रेड को बार बार। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑल 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर न्यूली इमरजेंट पावर्स इन सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया आफ्टर द 10th सेंचुरी। 10वीं सेंचुरी के बाद कहाँ कहाँ देखना है हमें, सेंट्रल और वेस्ट एशिया में कौन कौन थे जो काफ़ी डोमिनेटिंग रहे थे, ठीक है। तो देखो कलाचुरीज इन त्रिपुरी, चांडिलाज इन खजुराहो, गुहिलाज इन मेवाड़, परमार्स इन मालवा। देखो ये बहुत रीजनल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये अगर पूछेगा तो परेशान कर देगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें पोस्ट 10th सेंचुरी की बात, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में बहुत ही न्यूमरस पावर, छोटे छोटे पावर्स, कुछ स्ट्रांग पावर भी डोमिनेट करते हुए दिखे। इनमें से जो कुछ न्यूली इमरजेंट पावर थे सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में, वो आपको थे चांडेल खजुराहो में, चांडेल खजुराहो बिल्कुल करेक्ट। चौहान थे अजमेर में, ये तो पता ही होगा। परमार्स थे मालवा में, मालवा में परमार्स थे। और कलाचुरीज थे त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहने का मतलब जबलपुर वाला रीजन, ठीक है, जबलपुर वाला रीजन, ठीक है, क्लियर है। चालुक्य थे गुजरात में, ठीक है। गुहिलाज थे मेवाड़ में, गुहिलाज इन मेवाड़ भी थे। और जो थे तोमार्स थे वो उनका हेडक्वार्टर मॉडर्न दिल्ली था। तो ये सारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। देखो अब यहाँ ना ये एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन में आपको मैपिंग में मिल जाएगा, मैप में मिल जाएगा, मतलब कंटेम्प्रेरी रूलर्स ड्यूरिंग द 9th and 10th एंड अर्ली राइजर ऑफ 10th सेंचुरी। तो वहां पे आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ क्या क्या था, ठीक है। कलाचुरीज जबलपुर, चांडिलाज खजुराहो, गुहिलाज मेवाड़, पारमार मालवा, चहामनाज दिल्ली अजमेर, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा था विलेज पंचायत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग राजपूत सोसाइटी इन मेडाइवल इंडिया। राजपूत सोसाइटीज के बारे में बात करेंगे मेडाइवल इंडिया में, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये जानना है। कह रहा है द विलेज कम्युनिटीज इन राजपूत सोसाइटीज वेर अंडर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द स्टेट। देखो विलेज कम्युनिटीज जो था राजपूत सोसाइटी में, वो गवर्न किया जाता था पंचायत के द्वारा, जो कि इंजॉय करती थी कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, ठीक है ना। जो पंचायत से वो कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इंजॉय करते थे, ये ध्यान रखिएगा अपने इंटरनल अफेयर्स में। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है राजपूत सोसाइटी वाज फ्यूडल इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, एब्सोल्युटली करेक्ट। राजपूत सोसाइटी जो थी वो फ्यूडल थी अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, वो स्प्लिट अप थी वेरियस क्लैंस में। जो हर हेरिडिटी रूलिंग हाउसेस होते थे वो ग्रेट लॉयल्टी शो करते थे, और साथ में ही जो उनके चिफ्टेंस थे वो भी उनमें अलग तरीके से रेफरेंस शो करते थे कि हाँ ठीक है हम लोग
इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे और आपस में रहेंगे, लेकिन ये फ्यूडल इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहा है राजपूत्स वेर रिकॉग्नाइज्ड एज डिसेंडेंट्स ऑफ ओल्ड लूनर फैमिलीज ऑफ क्षत्रियाज। देखो ये भी करेक्ट है, राजपूत जो थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया था कि वो ओल्ड लूनर फैमिली और सोलर फैमिलीज की तरफ से क्षत्रियाज के क्लैन से बिलोंग करते हैं, और ये ब्राह्मणाज जो थे उसके ही ब्रांच में से भी निकले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो तीसरा भी करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। कह रहा विथ रेफरेंस टू द लेटर चोला डायनेस्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेटर चोला की बात कर लेते हैं। कह रहा है टेम्पल लैंड वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, चलो आपको पता ही होगा, ब्राह्मण दया जो लैंड होता था, कुछ लैंड टेम्पल के लिए भी दिया आता था, वो भी एक टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता था। तो चोला के समय में जो रेसिडेंशियल पोर्शन था विलेज का, उसको ऊर और नट्टम कहते थे, और कुछ लैंड ऐसे होते थे जो टेम्पल से बिलोंग करते थे, उसको वो लोग एग्जेम्प्टेड रखते थे टैक्स से। और एक लैंड था ब्राह्मण दया, जो ब्राह्मणों को दिया आता था, वो भी एग्जेम्प्ट होता था टैक्स से, ठीक है। और एक क्या होता था, बताना कमेंट सेक्शन में, जो नॉन ब्राह्मण्स को दिया आता था, ठीक है। चलिए, तो पहला तो करेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी सिस्टम वॉज बैंड ड्यूरिंग द पीरियड। नो, इट वॉज नॉट बैंड। तो देवदासी सिस्टम और डांसिंग गर्ल जो अटैच्ड होती थी टेम्पल से, वो इमर्ज हुई थी इस रूल में। और सती का प्रैक्टिस, याद रखिएगा, सती का जो प्रैक्टिस था ना, वो भी काफी ज्यादा प्रिविलेंट था इन रॉयल फैमिलीज। तो वुमेन की कंडीशन बेकार ही समझिए, बहुत बेकार। तो दूसरा हमारा रॉन्ग हो गया, ओनली आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द रियल फाउंडर। देखो रियल फाउंडर और फाउंडर में फर्क होता है। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी वो थे आपको मिहिर भोजा, जो रियल फाउंडर थे, और द ग्रेटेस्ट रूलर थे प्रतिहार डायनेस्टी के, वो मिहिर भोज थे। वो रिबिल्ड करते हैं एम्पायर को बाय अबाउट 836 एडी में। 836 एडी में ये रिबिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वो रिकवर करते हैं कन्नौज को, और उसको कैपिटल बनाते हैं प्रतिहार एम्पायर का फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, और फिर इसको कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी था वो फॉर्म किया जाता है नागभट्टा वन के द्वारा। नागभट्टा वन के द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है 739 एडी में, और ये सक्सेसफुली डिफीट हो जाते हैं अरब के द्वारा, जो कि कंक्वेयर करते हैं सिंध को, ठीक है, और वो एडवांस करते हैं टुवर्ड्स द गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटाज एम्पायर। तो राष्ट्रकूटाज एम्पायर के कौन थे, तो ये आपको दंती दुर्ग थे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी जी क्वेश्चन, ठीक है। तो दंती दुर्ग फाउंडेशन रखते हैं राष्ट्रकूटाज एम्पायर का इन 736 एडी। वो कैपिटल बनाते हैं मयंखिता और मालखेद, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, मन्या खेता या फिर इसको मालखेद भी कह लीजिए, जो कि अभी प्रेजेंट डे सोलापुर महाराष्ट्र के पास में है। राष्ट्रकूटा जो है रूल करते हैं डेकान वाले रीजन में, और प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे एबल्ड एंड स्किल्ड वॉरियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू राष्ट्रकूटाज रूलर अमोघ वर्षा। फिर से अमोघ वर्ष के बारे में जान लेते हैं। देखो काफी प्रोमिनेंट है, इसलिए इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन 1 कह रहा है ही क्रेडिटेड विद राइटिंग द फर्स्ट कन्नड़ा बुक ऑन पोएटिक्स। देखो पहली बात जान लो, जो अमोघ वर्ष थे वो एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे, और उनका पोएट आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है अकॉर्डिंग टू अल मशूदी ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया एंड द मोस्ट ऑफ द रूलर एक्सेप्टेड हिज सुजर्निटी। देखो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम लोग राष्ट्रकूटा रूलर की बात करें, अमोघ वर्ष एज अरब ट्रेवलर्स अल मसूदी जो थे, उन्होंने रेफर किया था राष्ट्रकूटा किंग को, बलहारा और वल्लभा राजा को, बलहारा और वल्लभ राजा को ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, नॉट द अमोघ वर्षा, ठीक है। तो दूसरा रॉन्ग है हमारा सिर्फ, तो यहां पे जो है सिर्फ 2 हमारा रॉन्ग है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। इनकरेक्ट बोला है ना, ठीक है। चलिए तो आंसर हमारा बी हो गया। चलिए कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रकूटाज के बारे में जानते हैं। कह रहा था ग्रेट अपभ्रंशा पोएट स्वयंभू लिव्ड एट द राष्ट्रकूटाज कोएट, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करेंगे राष्ट्रकूटाज के बारे में। वो उनके पैट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हुए करते थे आर्ट्स एंड लिटरेचर्स के। दे हैड संस्कृत स्कॉलर्स, पोएट्स और कुछ वैसे राइटर्स जो प्रकृत में भी लिखते थे उनके कोर्ट्स में। जो ग्रेट पोएट थे वो स्वयंभू थे, स्वयंभू ऑफ अपभ्रंशा
जो रहते थे राष्ट्रकूटा कोर्ट में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलिए सेकंड कह रहा है चंद्रो बाल्बे द डॉटर ऑफ कृष्ण थ्री वॉज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग रायचूर दोआब। ठीक है, तो देखो सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो अमोघ वर्ष जो थे, सबसे पहले जान लो कि अमोघ वर्ष जो रूल किया था 64 ईयर तक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ जैनिज्म। तो देखो अमोघ वर्ष के बारे में जान लो, 64 साल तक राज तो किए थे, 64 साल तक रहे थे, और बाय नेचर ही वॉज एन आर्ट पोएम के बहुत बड़े लवर थे वो। ही वॉज हिमसेल्फ अ जैन, बट वो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। कैसे? तो जो चंद्रो बल्बे या फिर जो डॉटर ऑफ कृष्णा थ्री थी, जो डॉटर ऑफ कृष्णा थ्री थी, वो डॉटर ऑफ कृष्णा थ्री नहीं थी। यहाँ पे जो कृष्णा थ्री मेंशन है ना, कृष्णा थ्री नहीं होगा, वो डॉटर थी किंग अमोघ वर्ष 1 की। ठीक है, अमोघ वर्ष 1 की डॉटर थी, ना कि कृष्णा थ्री की। तो ये रॉन्ग हो गया। और वो सी वॉज इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग रायचूर दोआब। तो यहाँ पे सिर्फ किंग का नाम गलत है, तो आंसर हमारा 2 गलत है। तो करेक्ट पूछ रहा है तो 1 और 3 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंच यातना रेफर टू। तो पंच यातना किस चीज को रेफर करता है? पंच यातना ये रेफर करता है स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कल्चरल हिस्ट्री की इंडिया में, तो टर्म जो पंच यातना है वो रेफर करता है स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। पंच यातना डिनोट करता है टेम्पल बिल्डिंग वेयर इन चीफ गॉड शिवा। तो यहाँ पे इनके चीफ गॉड किनके बारे में बात होगा? शिवा के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ भी और भी बहुत सारे गॉड हो सकते हैं उसमें, लेकिन जो चीफ होंगे वो शिवा होंगे। और 4 सब्सिडियरी श्रेणीज भी बनेंगी, जिसमें 4 डिटीज होंगे, ब्रह्मा, गणपति, विष्णु और शक्ति। ये 4 भी एडेड होंगे, ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, शक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंगोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, ये कहां पे है? ये आपको पता होगा। कहां में पूछिया? जो अंगोर वाट टेम्पल है वो लोकेटेड आपको कहां पूछिया? जो मॉडर्न कंबोडिया में है। अब देखो इसको बनाया किसके द्वारा गया था? बनाया गया था खेमेर किंग थे सूर्य वर्मन 2 के द्वारा, सूर्य वर्मन 2 के द्वारा। ठीक है, और ये कब बना था? बिगिनिंग ऑफ 12th सेंचुरी में ही इसको बनाया गया था। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल बिल्ट किया गया था द्रविडियन स्टाइल में। ये जो टेम्पल है वो द्रविडियन स्टाइल टेम्पल स्ट्रक्चर में बना हुआ है। और जो स्टोरी ऑफ रामायण और महाभारत जो है वो नरेट करता है इनके वॉल पे, इस टेम्पल के वॉल पे, अंकोर वाट टेम्पल इन कंबोडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब बायो वाले सेगमेंट पे हम लोग मूव करते हैं। बायो को इजीली करेंगे आराम से। चलिए कह रहा है विच आर द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है? तो देखो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस होता है, लाइट टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी मैंने दिया था टॉपिक आपको अगर आप पढ़ के आओगे तो बहुत मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग हो गया ना। जैसे देखो हिस्ट्री पढ़ रहे थे अभी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री में घुसे हुए थे, अब आराम से बायो वाले सेगमेंट में इंटर करते हैं। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जो कि प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है। वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, लाइट और केमिकल में कन्वर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? केमिकल इक्वेशन से, वो देख लीजिए, CO2 प्लस H2O। यहाँ पे सनलाइट फॉल किया मान लीजिए, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बनाएगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस O2 रिलीज होगा प्लस H2O भी होगा। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग कोई केमिकल रिएक्शंस को समझ नहीं रहे हैं, बस एक स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है? सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। ये भी ध्यान रखना है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो जो केमिकल एनर्जी होता है ना वो स्टोर्ड होता है। केमिकल एनर्जी जो होता है ना वो स्टोर्ड होता है। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी जो होता है वो एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, मान लो एक हाइट है, यहां पे बॉल मैंने रख दिया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैरी करता है। इस बॉल को नीचे फेंक दूंगा तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है। ठीक है, 12mv², लेकिन यहां पे पोटेंशियल के फॉर्म में है। तो केमिकल एनर्जी जो होता है वो स्टोर्ड होता है विद इन द बॉन्ड्स ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि सब्सटेंस को क्रिएट करता है।
चलिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है? सीधी सी बात है, फ्री एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में और देन स्टोर होता है वो। ठीक है, क्लियर आंसर भी हो जाएगा। अगर हम लोग मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें सनलाइट, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस में इनटू अ केमिकल एनर्जी, और जो यूज करता है फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, ये कन्वर्ट करता है एनर्जी ऑफ सनलाइट को यूजेबल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स है मेटाबॉलिक एनर्जी का ऑल द बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आईएएस प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था। चलिए, कह रहा है व्हेन अ बार्क ऑफ ए ट्री इज रिमूव्ड, जब उसके छिलकों को हटाते हैं, इन अ सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट्स बेस, इट्स ग्रेजुअली ड्राइज अप और डाइड। जैसे मान लो ये आपका ट्री हो गया, ठीक है, ये ट्री हो गया और ये कंप्लीट ट्री हो गया। इसके अगर हम लोग बार्क को इसके बेस के पास से यहाँ से छील दें, इसको छील दे पूरा, ठीक है, तो कहता है कि वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, देखो इससे क्या होता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपको पता होगा, एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, दो ट्रांसपोर्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि बार्क ऑफ ट्रीज का हेल्प लेते हैं ट्रांसपोर्ट करने में, फ्लोएम एंड जाइलम। जब आप इसको कट कर दोगे ना, तो यहां से जैसे नीचे से रूट से क्या होता है, रूट से जाइलम काम करता है, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को ले आता है ऊपर की तरफ बॉडी में, मतलब पूरे प्लांट में। ठीक है, तो जब यहाँ कट कर दोगे ना, तो जो प्रोसेस है कट होने के बाद, तो बेसिकली क्या होता है, जो रूट्स होता है, जब बार्क ऑफ द ट्री को कट करोगे सर्कुलर फॉर्म में बेस से, तो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे फोटोसिंथेटिक फूड ग्रीन लीफ से नीचे नहीं जाएगा, और ये मेनली जो ऊपर होता है ना वो रुक जाएगा। ठीक है, तो जो लीफ से फूड जा रहा है रूट्स तक, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा रूट्स जो होगा वो एनर्जी नहीं मिलेगी और रूट प्लांट धीरे धीरे डाई हो जाएगा। क्लियर है? तो रूट्स विल बी स्टार्व्ड एंड द ट्री विल बी फॉल। ठीक है, चलिए अब देखिए प्लांट हार्मोन्स को दे रखा है। देखो आपको यही चीज ना ध्यान रखना है, हार्मोनल जो प्लांट्स के हो गए उसका नाम और उसकी फंक्शंस जो होती है। ठीक है, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड। सिंपल सा बात है, ऑक्सिन की बात कर ले तो एपिकल डोमिनेंस की बात करते हैं। अगर आपको प्लांट में एपिकल डोमिनेंस रखना है, प्लांट की हाइट को डोमिनेटिंग करना है, तो एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन का होना बहुत जरूरी है। गिबरलिन की बात कर लेते हैं तो सेल के एलोंगेशंस की बात करता है ये। साइटोकिनिन की बात कर लेते हैं तो ये सेल डिवीजन, साइटोकिनिन तो आपको पता ही होगा सेल डिवीजन के फॉर्म में होता है। एब्सिसिक एसिड की बात कर लेते हैं तो ये ग्रोथ इनहिबिट करता है, ग्रोथ इनहिबिशन में फंक्शन करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां हमारा आंसर हो जाएगा ए का 4, B1, C2 एंड D3, 4 1 2 3, तो आंसर हमारा बी हो गया। क्लियर है? चलिए, कह रहा है इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो। सीडलेस टोमेटो प्रोड्यूस करना है तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर हम लोग स्प्रे कर दे हॉर्मोन्स को फ्लावर्स पे। तो स्प्रे कर दे हॉर्मोन्स को फ्लावर्स पे तो किस तरीके से? देखो, एक होता है, एक टर्म होता है पैरथेनोकार्पी, पैरथेनोकार्पी, जो कि डिजायरेबल होता है फ्रूट क्रॉप में, जो कि डिफिकल्ट, वैसे प्लांट जो डिफिकल्ट होते हैं पॉलिनेट या फर्टिलाइज करने के लिए, जैसे कि टोमेटो हो गया और समर स्क्वैश हो गया। जब इसको स्प्रे करते हैं फ्लावर्स पे, एनी ऑफ द प्लांट हार्मोन्स जैसे गिबरलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, वो स्टिमुलेट हो जाएगा और डेवलपमेंट हो जाएगा वहां पे पैरेंथोकार्पिक का, जो कि सीडलेस फ्रूट कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है सीडलेस फ्रूट। और इसी जो प्रोसेस को कहेंगे आर्टिफिशियल पैरथेनोकार्पी, क्रैपी नहीं कार्पी, सॉरी। चलिए, कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये टर्म याद रखिएगा प्लांट्स के केस में। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे तो हम तो क्लोन के फॉर्म में होगा। जैसे मान लो एक प्लांट है, उसके स्टेम को कट कर दिए, लगा दिए, तो वेजिटेटिवली प्रोग्रेट कर गया, मतलब इसके सीड्स की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद से खुद दूसरा प्लांट दे दिया। ठीक है, तो अगर आपको क्लोन करना है पॉपुलेशन को तो ये क्रिएट होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड कहता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वायरस एलिमिनेशन में ये काम नहीं करता है वेजिटेटिव, और इसको हम लोग क्लोनल प्रोपगेशन कहते हैं। यह असेक्सुअल मेथड होता है, असेक्सुअल मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट और वो स्पर्म का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सक्सेसिव मिटोसिस और स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव प्रोपगेट्स करता है, जैसे बल्ब हो गया, कॉम्स हो गया, ट्यूबर्स हो गया, कटिंग हो गया, बर्ड्स हो गया, फिर सीड्स, एपोमिक्टिक सीड्स हो गया। ठीक है,
या न्यू प्लांट डेवलप करेगा जो कि क्लोनल पॉपुलेशन में हेल्प करेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो गया। अगर हम लोग वायरस की बात करें, वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट इन अ नंबर ऑफ वे, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी फैलता है। मतलब अगर मान लो एक प्लांट में वायरस है, अगर उसको कट करके दूसरी जगह लगा रहे हैं उसके बल्ब को, किसी भी फ्रूट को, तो ऑब्वियस बात है वहां भी वायरस प्रोपगेट कर जाएगा, तो एलिमिनेट तो नहीं करेगा, तो रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो पूरे साल, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 3 करेक्ट है हमारा, दूसरा रॉन्ग है। दूसरे वाले स्टेटमेंट को आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम 2020 में पूछा गया था। कह रहा विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया। देखो थोड़ा करंट ट्रेंड पे क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर के साइड में जा सकता है, लेकिन हाँ मोस्टली ये साइंस वाले ही पार्ट का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मेन फील्ड। मतलब आप पहले उसके बर्ड को आप नर्सरी में ग्रो करो, फिर उसको लेकर जाओ फील्ड में, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सीड मटेरियल जो होगा बच जाएंगे, ठीक है, सीड मटेरियल जो होगा वो बच जाएंगे। देखो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आप सोचो, आपने सीड्स को थ्रो किया ग्राउंड में, कुछ सीड चले गए, दब गए मिट्टी के अंदर और वो जर्मिनेट कर गए, लेकिन कुछ बाहर ही रह गए, कुछ चिड़ियों ने ले गए, कुछ चिड़िया उसको यूज कर ली, खा ली, कुछ उसको कोई और एनिमल इंसेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे और यहाँ के टर्म में जो सब्सटेंशियल सेविंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा अगर हम लोग बर्ड चिप सेटलिंग करेंगे, मतलब आप नर्सरी में उगाओ और लेके जाओ, ठीक है। तो पहला तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बर्डेड सेट्स आर कंपेयर टू सेट्स विद मेनी बर्ड्स। देखो सेकंड की बात कर ले, जब डायरेक्ट प्लांटिंग करेंगे सेट्स का, तो ये देखा गया है कि जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है विथ मेनी बर्ड्स, ठीक है। तो जब हम लोग डायरेक्ट प्लांटिंग करते हैं तो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू नर्सरी वाले में, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहा है बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट्स। देखो जब हम लोग सेट्स को डायरेक्टली प्लांट करेंगे, लार्ज सेट्स के पास ज़्यादा बेटर सर्वाइवल अंडर कंडीशन होगा बैड वेदर्स में, सिंगल बर्डेड सेट्स में, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। चौथा कह रहा है शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। देखो प्लांटिंग मटेरियल जो होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में शुगर केन का, वो होल केन भी हो सकता है, सेट्स भी हो सकता है जिसमें सिंगल बर्ड हो, और बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। चलिए, तो पहला और चौथा करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेटलिंग्स एंड शुगर केन। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द 3 सर्कमस्टांसेस अमॉन्ग दीज ऑफ द मोस्ट नेसेसरी इन द जर्मिनेशन ऑफ सिंगल सीड प्लांट। जर्मिनेशन ऑफ सिंगल सीड प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस क्या है, तो वाटर चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये मोस्ट रिक्वायर्ड सब्सटेंस है जर्मिनेशन ऑफ सीड में। वैसे देखा है तो सनलाइट भी इसेंशियल है, मतलब इसेंशियल और मोस्ट इसेंशियल फर्क है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सीड्स अंदर जा रखा है उसमें सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब क्या है कि वो ज़्यादा इसेंशियल नहीं है, ठीक है। 2 तरीके का जर्मिनेशन होता है, सीड होता है प्लांट में, एक होता है एपीजियल, एक होता है हाइपोजियल, ठीक है। चलिए, तो वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सनलाइट को अवॉइड कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि वो बेनिथ में है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिएगा, ठीक है। चलिए, 34 कह रहा है बायोलॉजिकल सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल आर यूज्ड एज अ न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी विच हैज बिग पॉसिबिलिटी इन कैंसर ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट आर यूज्ड इन दिस टेक्निक, दिस प्लांट इज। तो देखो एक प्लांट है जिसका नाम है आपको पैर्थेनियम हिस्टोफोरस प्लांट। पैर्थेनियम हिस्टोफोरस प्लांट जो है वो एग्जिबिट करता है सिग्निफिकेंट मेडिसिनल एट्रीब्यूट्स। उसकी जो लीव्स होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल क्वालिटी को रखता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है इसमें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पाम ऑयल है, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। द पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। देखो पाम ऑयल ट्री की बात कर ले, जिसको कहते हैं इलाइस फ्रॉम ग्रीक ऑयल, ठीक है, इलाइस कहते हैं, इलाइस। ये एक जीन है पामस, जो 2 स्पेसीज होते हैं जिसको हम लोग पाम ऑयल्स भी कहते हैं।
या कमर्शियल एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल। जो अफ्रीकन पाम ऑयल है वो आपको प्रिंसिपल सोर्स है पाम ऑयल का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका जो नेटिव है वो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका है, जो अकर होता है अंगोला और गाम्बिया के बीच में, अंगोला एंड गाम्बिया के बीच में। जो अमेरिकन ऑयल पाम ऑयल है ना, वो नेटिव है ट्रॉपिकल सेंट्रल और साउथ अमेरिका का, और यूजुअली इसको लोकली यूज़ किया था ऑयल प्रोडक्शन के लिए। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो हो गया रॉन्ग हो जाएगा, 1 रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर तो एलिमिनेट हो गया। जिसको भी इसकी लोकेशन पता होगा, देखो 2021 में ना पाम ऑयल काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, पाम ऑयल क्राइसिस चल रहा था, और आए दिन हिंदू में ये आपको देखने को मिलता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द पाम ऑयल। सेकंड कह रहा था पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पाम ऑयल जो होता है वो सैचुरेटेड फैट्स कंटेन करता है। ऑयल जो बनते हैं जैसे कैनोला, कॉर्न, लिंसीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये विथस्टैंड करता है एक्सट्रीम डीप फ्राइंग हीट और रेसिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को। सो इट कंटेन्स नो ट्रांस फैट, और इसको यूज़ किया जाता है फूड में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। द पाम ऑयल कैन बी यूज प्रोड्यूस बायोडीजल, बायोडीजल बनाने में भी यूज़ किया जाता है, इसको समझ सकते हो। इसको कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है, मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें। पाम ऑयल जो होता है उसको लिपस्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये होल्ड करता है कलर को वेल, मतलब कलर होल्डिंग प्रॉपर्टी कारण इसको यूज़ किया जाता है लिपस्टिक में, ठीक है। चलिए, कह रहा था अल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन, जो अल्कलॉइड कॉफीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टी एंड कॉफी दोनों में। कैफीन एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जो कि लीव्स ऑफ फ्रूट्स और कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं। यह बेसिकली पाया जाता है कॉफ़ी में, टी में, कोकोआ में, कोला में, सॉफ्ट ड्रिंक में, और ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटेंट्स की तरह यूज होता है। कैफीन एक्ट करता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे। इसका जो स्मॉल डोज होता है ये आपको रिफ्रेश फील कराएगा और फोकस्ड फील कराएगा। अगर लार्ज डोजेज लोगे इट कैन मेक यू फील एंग्जियस और कुछ स्लीपिंग में डिफिकल्टीज भी देगा, ठीक है। तो चाय पीने वालों थोड़ा कम कर दो, कॉफ़ी पीने वाले भी कम कर दो। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग, कैम्फर, चिकोरी, वनीला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्लांट प्रोड्यूस। में से कौन जो है प्लांट प्रोड्यूस है? तो तीनों का तीनों प्लांट प्रोड्यूस है। कैम्फर जो होता है वैक्सी होता है, फ्लेमेबल होता है, वाइट और ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, जिसका स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक ऑर्डर होता है, ठीक है। ये आपको वुड ऑफ कैम्फर लॉरेल में पाया जाता है, एक लार्ज एवरग्रीन ट्री जो कि एशिया में पाया जाता है, पर्टिकुलरली सुमात्रा वाले रीजन में, इंडोनेशिया और बोर्नियो वाले रीजन में मिलता है ये, ठीक है ना। चलिए, इसको हम लोग कपूर ट्री भी कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये प्लांट से ऑब्टेन होता है, ठीक है ना, शॉकिंग, ठीक है। चलिए, और अगर हम लोग बात कर ले चिकोरी की, तो ये थोड़ा सा वुडी होता है, पेरिनियल होता है, हर्बेशियस प्लांट होता है जो कि ब्राइट ब्लू फ्लावर्स देता है, रेयरली वाइट और पिंक भी इसमें देखने को मिलते हैं, और ये आपको लिव से निकाले जाते हैं, ठीक है। चलिए, वनीला की बात कर ले, ये फ्लेवर्ड होता है, जो ड्राइड होता है ऑर्चर्ड से, जिनस वनीला, प्राइमरली आपको मैक्सिकन स्पीसीज है, ठीक है। चलिए, तो तीनों हमारा हो जाएगा। 38 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्री। कौन सा सब्सटेंस जो ऑब्टेन होता है ट्री से? देखो, असोफोइडिटा, बिटुमेन, टिंकल। असोफोइडिटा जो होता है इसको हींग कहते हैं। ये ड्राइड लैटेक्स है, ड्राइड, यही पूछ देगा एग्जाम में ये क्या है, ठीक है। जैसे पूछता है कि लौंग जो है, क्लोव, वो क्या है, सैफ्रॉन, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये स्टामेन है, ये जैसे बड है, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए, तो एसोफिडिया फेटिडा, इसको हींग कहते हैं, ड्राइड लैटेक्स है। ओलेगम रेजाइन जो ऑब्टेन होता है आपको सेवरल स्पेसीज ऑफ फेरुला से, जो कि एक हर्बेशियस प्लांट है, ठीक है। और ये फैमिली है अम्बेली फेरा के। याद नहीं रखना, बस एसोफेटिडा याद रखिएगा। ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपको राइजोम और फ्लेसी टैप रूट से। राइजोम एंड फ्लेसी टैप रूट, आपको पता होगा रेडिकल रूट होता है, एक होता है आपको फैला हुआ जो रूट्स होता है, फिर डिफरेंट तरह के रूट होते हैं, जिसमें अगर रेडिकल रूट की बात करेंगे उसमें आपको राइजोम देखने को मिलेगा, और बहुत सारे रूट्स देखने को मिलते हैं। रूट्स के टाइप्स हैं, ठीक है। ये जो स्पेसीज होते हैं, ये जो स्पाइस होते हैं, वो यूजुअली डाइजेस्टिव एड में हेल्प करते हैं, फूड को मदद करते हैं और पिकलिंग में भी मदद करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। कह रहा है ओपियम, हींग, रबर, क्यूनिन किस चीज़ कहाँ से इसको निकाला जाता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओपियम एक फ्रूट है, ठीक है। हींग जो है अभी जस्ट मैंने बताया एक रूट से निकलता है। और रबर की बात कर लेते हैं। रबर आपको स्टेम है, छील के निकालते हैं बाल्टी लगा के। क्यूनिन जो है वो बार्क है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है।
ओपियम जो ऑब्टेन होता है वो मिल्की लैटेक्स, पेपरबम सोमिनिफेरम से होता है, हींग तो आपको पता है, मैंने बताया अभी, रबर जो होता है वो आपको लिक्विड स्टफ जो होता है स्टेम से निकलता है प्लांट, और क्विनिन जो होता है वो ऑब्टेन होता है बाग से ऑफ चिंकोना ट्री पर ही, जिसको हम लोग मलेरियल में यूज़ करते हैं, मलेरिया में बनाने में, दवा बनाने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। कह रहा है कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे ऑब्टेन होता है, तो ये होता है आपको क्वेरसस से, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया आज का सेगमेंट। होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे होगे। अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हो तो आज से हमारा 1 मार्च से बैच 2 लॉन्च होने वाला है। आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ सकते हो या फिर जो भी सही लगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।